मुझे लगता है कंफ्यूजन है। आपको कैसे पता है कि हमको प्रमोट नहीं करते? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। वो आप लोगों को लगता है कि हर नौकरी का क्या दाम लगेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, वो जरूर साथ साथ प्रिंट करवा दें, लोग उनको जेन्युइन मानेंगे। क्योंकि फिर नौकरी भी देंगे और उसके में जमीन भी लिखवाएंगे, घर भी लिखवाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। जहां नौकरी मिलेगा हमारे लोग जाएंगे। यूपीएससी का, अब गरीबी में कह लीजिए कि आप बिहार के लड़के इतने आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो गरीबी में बनते हैं क्या, बेरोजगारी में बनते हैं? प्रशांत जी का सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने तब किया। आप पॉलिटिकली एनालाइज कीजिए, प्रशांत जी की उपलब्धि क्या थी बिहार में? प्रशांत जी की उपलब्धि बिहार में थी जो एनडीए का, बीजेपी और जेडीयू का जो ऑपोजिशन का स्पेस था, आवाज का, वो तो उन्होंने छीन लिया आरजेडी से और कांग्रेस से। ऑपोजिशन कभी दिखा नहीं और उन्होंने कहा कि मैं असल ऑपोजिशन हूं। आज वोट उनके पास था नहीं, चुनाव वो लड़े नहीं। इस राज्य में और बिहार राज्य में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार में छठ जो है वो खत्म हो चुका है, त्योहारों का सीजन खत्म हो चुका है। अब बिहार जो है अपना नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए तैयार है। क्या वो मुख्यमंत्री नया होगा या पुराना होगा? हम जानते हैं राजीव प्रताप रूडी सर से, जो एक बहुत ही सेन बॉयज हैं बिहार पॉलिटिक्स में। इनकी जो पकड़ है राजनीति के ऊपर बहुत पुरानी है, तो जो ये कहते हैं हमें उन्हें बहुत बारीकी से सुनना होगा। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो महागठबंधन है उन्होंने तो अपना लीडर चुन लिया और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया तेजस्वी यादव को, लेकिन जो आप लोगों के वो हैं उन्होंने अभी तक क्यों नहीं अनाउंस किया? मुझे लगता है कंफ्यूजन है। जहां चुनना हो वहीं चुनेंगे ना। वहां तो था ही नहीं कोई। अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले उनका शायद कहा गया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री का। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री है, यहाँ तो कोई वैकेंसी पहले भी नहीं था। और हमने बार बार कहा है और आपको फिर से दोहराऊंगा, और अब पूरा बिहार कह रहा है और सभी पार्टियों के नेता कह रहे हैं, इस राज्य में, बिहार राज्य में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो चुनने का कहाँ सवाल है? हमारा तो कंटिन्यूएशन की बात है। उनका है कि पता नहीं कोई उनके यहाँ ही विवाद है। और घोषणा होने के, चुनाव के, नॉमिनेशन के, प्रचार के बीच में अब जाके कुछ ऐसा कहा गया है, उसमें भी बहुत मनमुटाव है। अच्छा, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री डिसाइडेड है और इसमें कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। लेकिन जो नीतीश कुमार जी हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चर्चाएं होती रहती हैं। आपको जानकारी है कोई ऐसा? नहीं, लेकिन चर्चाएं होती रहती है। अभी हमने उनका वीडियो भी देखा था कि वो हाथ वो ठीक है, लेकिन अभी मेरे साथ वो मकीर जो छपरा जिला में वहां प्रोग्राम था, उसके बाद देरनी सुतिहार में 40 मिनट तक आराम से बोले। तो तबीयत खराब जिसका हो वो 40 मिनट तक सामान्य रूप से कैसे बोल सकता है? तो ये प्रचार है। और कुछ कई बार उम्र भी तो है उनका, सीनियर है, तो उसको बनाना विषय 40-40 मिनट, 50-50 मिनट, और बिल्कुल सिंक में बात करते हैं और अच्छी तरह से राज्य को समझाते हैं। और जो पुराना 20 साल के पहले लालू के राज में क्या था और आज हमने क्या दिया, सब बताते हैं। कहां से आप कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा बोलते हैं कि एक सीनियर पार्टनर है इस गठबंधन में, लेकिन क्या वजह है कि वो अपने खुद के नेताओं को आगे प्रमोट नहीं करती है? आप हो गए, रविशंकर प्रसाद जी हो गए। आपको कैसे पता है कि हमको प्रमोट नहीं करती? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। वो आप लोगों को लगता है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें मेरे जैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। मैं प्रवक्ता 2004 से 2014 तक था। अभी तो नहीं हूं क्योंकि अभी 50-60 प्रवक्ता है। मैं उस समय का प्रवक्ता हूं जब मात्र 5 प्रवक्ता हुआ करते थे। फिर मैं कई राज्यों का प्रभारी रहा और 7 बार का सांसद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। इसको भी आप कहती है कि नहीं प्रमोट किया जाता है। मुझे लगता है विश्लेषण का अभाव है। और हम लोग नेता हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं। कुछ लोगों को जिम्मेवारी दी जाती है, वो जिम्मेवारी लेके काम करते हैं। हमें भी जिम्मेवारी मिलेगी, हम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने बहुत जिम्मेवारी संभाल ली है। अब बड़ी जिम्मेवारियों की तैयारी हम लोग भविष्य में करेंगे। इस बार क्या जिम्मेवारी मिली और इस बार का क्या आंकलन लग रहा है आपको? सबसे बड़ी जिम्मेवारी है हम सब लोगों को। मैं तो शुरू से कह रहा था और अपने पार्टी में कह रहा था कि हेलीकॉप्टर छुड़वा दीजिए इन लोगों का, हम लोगों का हेलीकॉप्टर छुड़वा दीजिए और सबको कहिए कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने अपने जिला में कॉन्सेंट्रेट करें। सरकार बनेगी तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। बाहर के लोग आते हैं, उनका प्रचार प्रसार हो, उनके लिए हेलीकॉप्टर हो। जैसे रवि किशन घूम रहे हैं, मनोज तिवारी घूम रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं और बहुत सारे नेता। ये बिहार के नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर नहीं,
और उनको अपने अपने क्षेत्र में वहां वहां बैठना चाहिए जहां उनके एमएलए जीत के आए। वो हमारा मूल उद्देश्य है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जो आरजेडी के तेजस्वी हैं, वो जिस तरह से उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए हैं, उन्होंने कहा है कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी होगी। नहीं, वो तो आप जो कह रही है बहुत सही बात कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी या नौकरी देंगे। तो जरा मैनिफेस्टो में एक चीज उनसे क्लैरिटी के साथ कि हर नौकरी का क्या दाम लगेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, वो जरूर साथ साथ प्रिंट करवा दें, लोग उनको जेन्युइन मानेंगे। क्योंकि फिर नौकरी भी देंगे और उसके में जमीन भी लिखवाएंगे, घर भी लिखवाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बिहार की जनता बड़ी सिंपल है, उसको आज ही रेट लिस्ट निकाल के दे देना चाहिए कि ये नौकरी, इसका दाम इतना। नौकरी देंगे, रेट लिस्ट भी नहीं निकाला है। तो जैसे तेजस्वी जी घोषणा करते हैं कि नौकरी देंगे, तो रेट लिस्ट किस नौकरी का क्या है वो भी साथ दे, तो उनका वोट शायद बढ़ सकता है। तो आपको कहना है, हाँ, उनके पिताजी, उनके ऊपर बहुत चार्ज है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उनके ऊपर जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है वो भी हुआ था अभी हाल फिलहाल में। आपको क्या लगता है कि इसका फर्क पड़ेगा, जो एक जंगल राज की छवि रही है आरजेडी की वर्सेस? देखिए, हम लोगों ने तो नीतीश जी ने जंगल राज समाप्त कर दिया। लोकतंत्र है, जब तक हम हैं हम इस राज्य को सजा रहे हैं। हमने नींव रखा है अच्छे सरकार बनाने का, सरकार का, और आगे भी जनता का बड़ा भरोसा गरीबों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, सब समाज में है। लेकिन अगर आपको तय है कि हम जो ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसको चलाना नहीं आता है, जिसको दाएं बाएं का पता नहीं हो, और जो गाड़ियों का इस्तेमाल अपराध के लिए करता है, हम उसके हाथ में अपनी गाड़ी क्यों सौंपेंगे? हम पूछ पाछ के सौंपेंगे अपनी गाड़ी। और मेरी गाड़ी ठीक चल रही है, नीतीश कुमार ठीक चला रहे हैं, मेरी गाड़ी तेज गति से चल रही है, पैसेंजर भी ठीक है, ड्राइवर भी ठीक है, तो हम क्यों सौंपेंगे भाई ऐसे व्यक्ति को जो अपने गाड़ी में शराब लेके घूमेगा? तो कहने का मतलब लोग इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। सर, शराबबंदी की आपने बात की, जैसे मैं लोगों से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि आजकल होम डिलीवरी हो रही है, यहाँ पर स्कूटर में बैठकर लोग भेज रहे हैं, डबल पैसा कमा रहे हैं। देखिए, ये तो अपराध है, और अपराध तो दिल्ली में भी होता है। आपने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे हुआ, कितने निर्भया कांड हुआ, तो कहीं भी होता है। तो अगर कानून के नजर में अपराध है तो उसको रोकने का सरकार पूरा कार्रवाई करती है, और ये पुरानी बातें हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होता गया। आप कह रहे हैं ड्राइवर है और जो है गाड़ी भी सही चल रही है। आप 3 बड़ी उपलब्धियां बताएं जो इस सरकार ने पिछले 5 सालों में पूरी। ये 3 तो बहुत कम पूछ रही हैं। मैं आपको जो सबसे कनेक्ट करेगी, दुनिया भर के लोग, भारतवर्ष के लोग अभी देख रहे हो कैसे कनेक्ट कर। बिहार के बारे में आप कैसे, जैसे मान लीजिए 3, तो बिहार में बिजली का सवाल उठा लीजिए, तो आज बिजली 365 दिन 24 घंटे। अब ये प्रमाणित कैसे होता है कि बिजली अच्छे क्वालिटी का है? बिहार के एक घर में आपको स्टेबलाइजर नहीं मिलेगा। अच्छा। एसी के लिए, फ्रिज के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, टीवी के लिए, यही प्रमाणित करता है। आप सेल पता लगा लीजिए बिहार में स्टेबलाइजर का कितना है। तो एक बिजली की सड़कें भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिला के जो बना के जो सड़कें बनाई, आप देखिए क्या वातावरण है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जीविका दीदियों को जिस तरह से गरीबों को पैसा जाता है, जिस तरह से उनके घर बनाए जा रहे हैं, तो ये 3 है। लेकिन बिहार, मैं आजकल बड़ा दुखी हो जाता बिहार के बारे में। बाहर में अभी भी एक इंप्रेशन है कि बिहार बदल चुका है, बिहार का वातावरण बदल चुका है, बिहार का आबो हवा बदल चुका है, बिहार के लोगों की सोच बदल चुकी है। और ये फिर वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग हैं जो बिहार 20-25 साल पहले छोड़ के गए। आज बिहार बदल चुका है, और फिर उस तरह के बिहार को हम दोहराना नहीं चाहते। बेरोजगारी को लेकर क्या है आपके पास पिटारे में? देखिए, दुनिया भर में बेरोजगारी का समाचार रहता है, और बेरोजगारी कोई एक क्षेत्र से सीमित नहीं होता। लेकिन बिहार में कुछ ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट गलत है। जहां नौकरी मिलेगा हमारे लोग जाएंगे। यूपीएससी का, अब गरीबी में कह लीजिए कि अब बिहार के लड़के इतने आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो गरीबी में बनते हैं क्या, बेरोजगारी में बनते हैं? हमारा मेरिट है, हम यूपीएससी में भी जाएंगे, फौज में भी जाएंगे, सीआईएसएफ में भी जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे, विदेश में जाएंगे, सिलिकॉन सिटी में जाएंगे। अगर हमारे मजदूरों का हाथ अच्छा है तो हम सूरत को कंट्रोल करेंगे, चेन्नई को कंट्रोल करेंगे, पंजाब को कंट्रोल करेंगे। हम तो भाई हुनरमंद लोग हैं बिहार के। हम, अगर हमारे में हुनर है, बेरोजगारी तो तब होना जब मैं योग्यता पाके नौकरी ना पा सकूं। तो हमें योग्य बनाना, लोगों तक भेजना। और बिहार की आबादी 14 करोड़ है, गांव गांव में संख्या ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा और बेहतर होगा। कल अर्थव्यवस्था देश की अच्छी हो रही है तो हमारे लोग देश में काम कर रहे हैं। कल बिहार की आर्थिक अवस्था अच्छी हो रही है, बिहार में काम करेंगे, बाहर के लोग भी आके यहाँ काम करेंगे। इसलिए ये कहना कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी, आपका बेरोजगारी का इंडेक्स पूरे भारतवर्ष के रेशियो में देखिए, हमारी आबादी ज्यादा है साहब। जहां
14 करोड़ लोग रहते हैं। यूपी के बाद सबसे बड़ा और सबसे कम क्षेत्र हमारे, झारखंड कटने के बाद आधा निकल गया। तो कहने का मतलब, ये कहने का मतलब, और बिहार के लोग खुश हैं, अमन चैन के साथ हैं, गरीबी कम हुआ है। कुछ क्षेत्र हैं जो बॉर्डर एरिया का है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, ये गरीबी थोड़ा अधिक है। बाकी बिहार संपन्न है साहब। बिहार का, मैं अपने मित्रों से आपके माध्यम से कहूं, बिहार बदल चुका है। तो पलायन इज नॉट अ फोकस। पलायन अब कहाँ हो रहा है? पलायन अब तो दिक्कत है कि बाहर से इतने लोग वापस लौटने आ रहे हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है कि सब लोग लौट के आ रहे हैं। सवाल तो पूछना चाहिए तेजस्वी यादव से। प्रशांत किशोर जी कभी कभी पूछते रहते हैं, उनसे पूछना चाहिए तेजस्वी यादव से, राबड़ी देवी से, कांग्रेस वालों से, कि आप लोगों के समय 18 साल में, 20 साल में किस प्रकार से लोग बिहार अब लोग बिहार नहीं छोड़ के गए। अब तो वो जो छोड़ के गए बिहार, वो सभी समाज, फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, वो जम गए। वो अपना अपना जगह बना चुके हैं 18 साल में। अब उनको वहां से जबरदस्ती हमको वापस नहीं लाना है, वहां भी ताकत हो। और अब बिहार में सुंदर सा घर बना रहे हैं, अपना घर को सजा रहे हैं, 3 मंजिला घर बना रहे हैं, अपनी जमीन की कीमत बढ़ी हुई है, गांव पे सड़क है, बिजली है, घर में एयर कंडीशनिंग है, शादी ब्याह में आते हैं। अब तो उनके लिए दो राजधानी है, एक जहां वो रह रहे हैं और एक बिहार है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो लोग छठ में आए हैं, अगर यहाँ पर इतना ही सब कुछ सुख अमन चैन होता तो लोग वापस नहीं जाते। भाई, अमेरिका से भी लोग, कनाडा से भी लोग छठ में आते हैं, तो क्या वो लोग को सुख चैन नहीं है कि वो अमन चैन नहीं? अरे घर परिवार में हर कोई जाना चाहता है। और इन लोगों ने जिस प्रकार से बात किया, बिहार बहुत संपन्न हो गया है, आगे और भी होगा। और यही तो आकर्षण है नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी। दोनों, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, एक और अमित शाह के बयान को फोकस करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर जमीन नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाई जाती है। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, वो अलग अलग है। अमित शाह जी का कहना है कि यहाँ पर बिहार में आईटी इंडस्ट्री लगी। लोग यहाँ को कहते हैं सबसे इंटेलिजेंट। आप लोग अमित शाह जी की बात सुनते नहीं है ध्यान से, हमेशा कुछ ना कुछ उलटने के चक्कर में रहते हैं। अमित शाह जी ने बहुत सब, मेरी बातचीत हुई अभी, मेरे एक कार्यक्रम था छपरा में, उन्होंने कहा कि साहब बिहार को तो ऐसा इंडस्ट्री देना चाहिए जो हमारे बच्चे सिलिकॉन वैली में है, पुणे में है, टीसीएस में है, और ये सब जगह जो पूरे भारतवर्ष में टैलेंट तो बिहार का है, चाहे वो लड़के हो लड़कियां। और अंग्रेजी भी अच्छा बोलते हैं, हिंदी भी अच्छा बोलते हैं, अपनी मैथिली भी अच्छा बोलते हैं, भोजपुरी भी अच्छा बोलते हैं, अंगिका भी अच्छा बोलते हैं, और स्टाइल में भी अब रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा स्टाइल का कोई कमी है। जरूरत है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने का, तो उनका है कि भाई आईटी, जगह जमीन का अभाव है तो अब 50 मंजिला बिल्डिंग बनाइए, तार दीजिए, नेट दीजिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, सुपर कंप्यूटर्स लगाइए, पूरी दुनिया को कंट्रोल कीजिए। तो उनका कहने का मतलब है रोजगार देने का बहुत सारा तरीका है। तो ये सब बातें, इसके अलावा अगर हम आईटी इंडस्ट्री को छोड़ दें तो और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो? देखिए, वो हम लोग कर लेंगे, आप लोग बहुत चिंतित मत होइए। बिहार का वातावरण बदल रहा है, आप लोग को क्यों चिंता हो रहा है कि क्या कर लेंगे? बिहार की जनता जानती है कि आस्ते आस्ते हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, आगे भी कर रहे हैं। अब कौन से इंडस्ट्री लगेगा, केमिकल्स का लगेगा कि फर्टिलाइजर्स का लगेगा कि ड्रग्स का लगेगा, हम लोग प्लानिंग बना के और रियायतें दे रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट फोकस है बिहार का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अब बिहार का फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, बिजली आ चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, अच्छा नेतृत्व है, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है और ब्यूरोक्रेसी कमिटेड है। सर, जो सीमांचल का एरिया है वहां पे ओवैसी साहब जो हैं वो भी कूदे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो क्या वोट का जो बंटवारा होगा? पता नहीं, उनका पॉलिटिक्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, और एक सर, उनके पॉलिटिक्स के बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं, हम सीरियस बात करने के। अच्छा, लास्ट सवाल, जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को भी चोरी कर रही है, ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है। देखिए, अब उनका विधायक है कहाँ, उनके कैंडिडेट को अब उनके ही लोग। देखिए, प्रशांत जी का सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने तब किया, आप पॉलिटिकली एनालाइज कीजिए। प्रशांत जी की उपलब्धि क्या थी बिहार में? प्रशांत जी की उपलब्धि बिहार में थी जो एनडीए का, बीजेपी और जेडीयू का जो ऑपोजिशन का स्पेस था, आवाज का, वो तो उन्होंने छीन लिया आरजेडी से और कांग्रेस से। ऑपोजिशन कभी दिखा नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं असल ऑपोजिशन हूं। आज वोट उनके पास था नहीं, चुनाव वो लड़े नहीं, कैंडिडेट उनके भाग रहे हैं, वोट उनका खत्म हो रहा है। अब कांग्रेस ऑपोजिशन में है या आरजेडी ऑपोजिशन में, प्रशांत किशोर आवाज बना के गायब हो गए, तो अब प्रशांत किशोर भी गायब हो गए, और जो ऑपोजिशन का आवाज बन सकता था एनडीए कांग्रेस, वो भी खत्म हो गया। फॉर्मूला स्ट्रेट है कि बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी, जेडीयू की कितनी सीटें आने की उम्मीद लग रही है? भाई, हम लोग तो पॉलिटिकली भाषा है कि बहुमत से जीते, बहुमत से जीते तो हो गया। उसमें पूछना क्या, आप भी बोल देती तो वही काम होता, तो हर आदमी यही कहेगा, थोड़ी ना कहेंगे। पीके मिश्रा साहब के ऊपर आज ईसी ने नोटिस भी दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया क्योंकि उनकी
2 जगह वोटिंग वो आया है, उनका वोटर है वो, एक वेस्ट बंगाल किसका? में प्रशांत किशोर का। अच्छा, ऐसा भी उनका हाँ, है? आज आया है कि वो बहुत गड़बड़ बात है भाई। वेस्ट बंगाल में भी और यहाँ पे भी अब है। ये तो गड़बड़ बात है, तो नोटिस- सिद्धांत तो अब गड़बड़ हो गया। अब हाँ। 2 जगह वोटर लिस्ट में रखना, ये तो बड़ा इलेक्शन फ्रॉड हो गया। एक तरफ तो चुनाव नहीं लड़े, तो अब इसीलिए चुनाव नहीं लड़े क्योंकि फ्रॉड हो गया। अच्छा। तो चुनाव नहीं लड़े, बिहार का वोट खत्म हो गया, दिल्ली, बंबई, हैदराबाद में उनके बारे में बात करने वाले लोग निराश हो गए हैं, और उसके बाद 2 जगह मतदाता। अभी और कुछ निकालेंगे, अभी उन्होंने बहुतों के खिलाफ बहुत बोला है उल्टा पुल्टा, अब सब उनके खिलाफ निकालेंगे। अब इसमें तो कोई छोड़ेगा ही नहीं उनको। तो ये बहुत लोगों को उन्होंने बहुत उल्टा पुल्टा बोला, कास्ट और खास करके हमारे चौधरियों के बारे में उन्होंने बहुत उल्टा पुल्टा बोला, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी है। हमारे बिहार के गरीब चौधरियों के बारे में मत बोलिए, बिहार की जनता रिएक्ट करती है। बिहार कास्ट, कैश या करप्शन, किस चीज को चुनेगा? नहीं, हम तो चाहेंगे कि बिहार को इस तीनों में से कायदे से तो सैद्धांतिक तौर पर किसी को नहीं, लेकिन मजबूरी है कि हमारे यहाँ जात है, और बिना जात के कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मैं राजपूत समाज से हूँ, गर्व के साथ कहता हूँ, जब से मैंने कहना शुरू किया है कि मैं राजपूत समाज का, मैं लोगों का कदर करता हूँ, कोई नेगेटिव एजेंडा नहीं है। हमने सांगा यात्रा बिहार में निकाला है, और कहीं भी जाइएगा तो लोग कहेंगे, क्षत्रिय समाज के लोग आजकल मिलते हैं तो जय श्री राम नहीं बोलते, जय श्री राम बोलना भी चाहिए, सब कहते हैं जय सांगा। समझ जाइए कि भाई ये ठाकुर है। तो जात का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और हमने तय किया कि पहले अपने जात को बिटोर लूं, तो मेरे लिए पॉजिटिव है, फिर बाकी समाज के फॉरवर्डों को बिटोरूं, भूमियारों को साथ लाऊं, उनको नेतृत्व दूं। तो ये फॉर्मूला है अपने समाज को, कोई नेगेटिव फॉर्मूला नहीं है। मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, उनकी आवाज उठा सकूं, उनके बारे में पॉजिटिव, कोई आंदोलन धरना की बात नहीं कर रहे हैं। क्या तकलीफ है साहब, जात की बात तो होनी ही चाहिए। और कैश और करप्शन हमारे यहाँ तो मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, ये सब तो अब हम तो पिछले 40 साल से पॉलिटिकल लाइफ में है, और भारत का ऐसा माहौल तो बन ही गया है। सुनते हैं कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में चुनाव पार्लियामेंट का लोग लड़ने जाते हैं तो 200 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। पैसा तो अब बिकम बड़ा मुश्किल है। अब तो कॉमर्स, पॉलिटिक्स तो बहुत ही जुड़ गया है। इस पर भी चुनाव के बाद बात करेंगे, अभी इन सब तक सीमित रहे। ये लास्ट सवाल सर, बीजेपी के ऊपर आरोप ये लगता है कि जो इन्होंने 10-10 हजार रुपए दिए, एक तरह की रिश्वत जो है वो दी। आपको लगता होगा, मतदाता से पूछिए, हम आगे भी देंगे अगर बस चला तो। गरीबों को देने में क्या दिक्कत है? हम स्टेट का काम है वेल्थ जनरेट करना, और वेल्थ जनरेट करके अपने स्टेट के रिसोर्सेज से हम अगर गरीबों की, वो तो जनरेट कर नहीं सकता है, उसको हम टैक्स कर नहीं सकते हैं। तो सोशल फेडरलिज्म का यही पार्ट है कि अगर वेल्थ जनरेट कर रहे हैं तो वेल्थ जनरेट करके अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में या सोशल दे, तो ये पॉलिसी है, ये सरकार की नीति है। कोई घर से, उसके लिए डिसीजन होता है, थॉट प्रोसेस होता है, पूरा होता है। इसलिए आप इसको रिश्वत कह रहे हैं, मैं इसको रिश्वत नहीं कहूँ, गलत कहना है। आप अपमान कर रहे हैं उन महिलाओं का जिसको आप कह रहे हैं कि रिश्वत है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप बिहार के अगर करोड़ों जीविका दीदियों को अगर उनके अकाउंट में पैसा गया है, पहले भी गया है, तो आप क्या कहना चाहती है कि हमारी जीविका दीदी रिश्वत लेती है? बिल्कुल गलत है। ये आप लगता है वो आरजेडी वाली बात कर रही है। सर, टोटल सीट्स कितनी आनी है आप लोगों की इस बार? देखिए, मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं। हाँ, बिहार में फिर भी एक बार ट्राई कीजिए। बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, और 14 तारीख की शाम तक का रिजल्ट अभी आउट हो गया है। जैसे अमित शाह जी ने कहा है कि दिवाली तो तभी बनेगी जब 14 तारीख आएगी। शुक्रिया सर, इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के लिए। थैंक यू।